आज हम लोग फोकस करेंगे मेनली ऑन किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ का कल मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने इक्वेशन बनाया, फिर सॉल्व भी किया इस तरीके से, और फिर हमने देखा था कि कई बार ऐसे भी होता है कि तुमने कुछ चार्ज माना और वो आंसर नेगेटिव आ गया। ये होता रहता है। कई बार हो सकता है कि तुमने जो माना वही सही आ गया, यानी आंसर पॉजिटिव आ गया। तो आंसर पॉजिटिव नेगेटिव आते रहते हैं, उसमें ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। दैट्स द फर्स्ट थिंग। और देखो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आज हम लोग किरचॉफ लॉ के अंदर करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज इस टाइप के जो सर्किट होता है इसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन सर्किट होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। भाई मैं से ये ब्रिज नाम क्या कहां से आ गया? ब्रिज नाम इसलिए क्योंकि एक्चुअल सर्किट ये नहीं है। एक्चुअल सर्किट में बीच में एक ज्वाइनिंग भी हो। ये जो बीच का कैपेसिटर मैंने अभी जोड़ा है, ये वाला, इसको बोलते हैं ब्रिज कैपेसिटर। यानी बीच वाला जो ज्वाइनिंग वाला कैपेसिटर है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज कैपेसिटर। तो ज्यादा कुछ नहीं। अब ये काम करता है, थोड़ी देर के लिए ये हटा देते, ठीक है, हटा देते। और ये जो बाकी के पास C1 C2 C3 C4, तो चार कैपेसिटरों के ऊपर C1 C2 और नीचे C3 C4, है ना। अब बताओ, अगर मान लो लेटेस्ट से अगर सर्किट में ऐसे कुछ हो जाता है समहाउ, लेट्स से कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाए, यानी इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा, है ना। तो अगर ऐसे होता है और अगर मैं कैपेसिटर जोड़ दूंगा, इन दैट केस उसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। आगे समझे? यानी ये जो ब्रिज कैपेसिटर है इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। कैपेसिटर है सर्किट के पार्ट में, जुड़ा हुआ भी है, सब ज्वाइन कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन कोई चार्ज नहीं है। चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? दो चीजें। नंबर वन इज दैट इसका एक स्पेशल नाम होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जो है नंबर वन। नंबर टू क्या होगा ना, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसको हटा दो। अगर कोई कैपेसिटर अगर मान लो चार्ज ही नहीं कैरी कर रहा है किसी सर्किट में, तो उसका रखना ना रखना बराबर ही है। सो देयरफॉर अगर ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाए, अगर ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाए, ये दोनों पॉइंट, इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। और कैपेसिटर में जो चार्ज होता है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो जीरो हो जाएगा। यानी उस कैपेसिटर को रखो ना रखो बराबर है, क्यों? भाई चार्ज ही नहीं करेगा, तो रखो ना रखो सब बराबर ही हो गया। दैट्स ऑल। तो देखो अब मैं इसको पता कैसे लिखूंगा, इज दैट कि ऊपर का जो कैपेसिटर है C1 C2, है ना, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा ना, C1 C2 बाय C1 प्लस C। याद है ना, दो सीरीज में होता है तो C1 C2 बाय C1 प्लस C। और नीचे का क्या हो जाएगा? C3 C4 बाय C3 प्लस C। आगे कैपेसिटेंस। अब सुनो, जब कोई चार्ज आता है, जब कोई चार्ज आता है और लेट अस से वोल्टेज V है, मान लो वोल्टेज V है,
तो फिर ऊपर वाले हिस्से में चार्ज क्या होगा, C इक्विवेलेंट टू V। तो इसके जो चार्ज होगा, लेट्स कॉल इट एज Q1। तो Q1 क्या होगा ना, ऊपर वाले का C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज, यानी Q1 हो गया दिस इनटू, अगर समझ में। और ऐसे Q2 क्या होगा ना, नीचे वाले के कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, तो Q2 हो गया नीचे वाले कैपेसिटेंस, यानी C3 C4 by C3 plus C4 इनटू वोल्टेज। ये स्टेप अच्छे समझ लो कि बड़ा सिंपल सा चीज है, लेकिन स्टेप समझना जरूरी। अब मैं क्या कह रहा हूं जरा समझो। ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। मान लो इस कॉमन पॉइंट से ये 10 वोल्ट कम है, और इस कॉमन पॉइंट से ये भी सपोज 10 वोल्ट कम है। मानने में क्या जाता है, यानी इस कॉमन पॉइंट से सपोज ये जो पॉइंट है 10 वोल्ट कम है। सिमिलरली इस कॉमन पॉइंट से सपोज ये वाला जो पॉइंट है वो 10 वोल्ट कम है। फिर तो इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा ना। क्यों, कि कॉमन पॉइंट से ये भी 10 वोल्ट कम है, ये भी 10 वोल्ट कम है, फिर तो ये दोनों बराबर हो गया ना इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। यानी ये जो मैं ब्रिज कैपेसिटर हटा रहा हूं, ये कब हटेगा, जब उसका चार्ज जीरो होगा। और उसका चार्ज जीरो कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होगा, जब इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। और पोटेंशियल बराबर कब होगा, जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ना, Q1 by C1, और Q1 तो आ चुके हैं। तो therefore condition for bridge capacitor to carry no charge, यानी ब्रिज कैपेसिटर पर कोई चार्ज ही ना हो, उसके लिए कंडीशन क्या हो गया फिर, कि इसका वोल्टेज यानी नो चार्ज क्या हो गया, Q1 by C1 should be equal to Q2 by C2। अब Q1 by C1 मतलब क्या होता है, ये वाला हट जाएगा, तो C2 by C1 by C2। तो therefore 1 by C1 into Q1, Q1 तो ये है, C1 C2 V by C1 plus C2 should be equal to Q2 by C2, यानी 1 by C2 into Q2, Q2 मतलब ये, यानी C3 C4 V by, तो C1 तो कैंसिल, C2 तो कैंसिल, सॉरी C3, ये C2 नहीं होगा, ये Q2 मान लो, ये C3 होगा, मैंने गलती से C2 लिखा था, ये C3 कैंसिल, V भी कैंसिल, यानी C2 into C3 plus C4 should be equal to C1 C2 into C4, है ना, ये दोनों C1 plus C, यानी क्या हो गया, C2 C3 plus C2 C4 should be equal to C1 C4 plus C2 C4।
अच्छा मुझे लगता है आज ना मैंने मैसेज नहीं भेजा है ना, अभी मैंने देखा कि कईयों का मैसेज भी आया हुआ है। चलो anyway, तो विश्व बीच का है देखो, अब देखो इसमें कैंसिल होगा कौन सा ये वाला। तो व्हाट इज द कंडीशन दैट द मिडिल ब्रिज कैपेसिटर विल नॉट हैव एनी चार्ज? तो वो आ गया C2 C3 should be equal to C1 by C1 C या नहीं C1 by C2 यानी C1 by C2 is equal to C3 by C4। देखो ठीक है, C1 by C2 is equal to C3 by C4। लेकिन ध्यान रखना ये किस चीज के लिए है, ये तब के लिए हो गया जब ब्रिज कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। So this will be now called as henceforth called as condition for balanced व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो क्या होगा, ब्रिज कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं। तो देखो now I write that therefore for a balanced ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो फिर क्या होगा ना, then ब्रिज कैपेसिटर, ब्रिज कैपेसिटर मतलब जो बीच वाला, then the bridge capacitor ठीक है, then the bridge capacitor does not carry any charge। ठीक है, ओके, but then you might say कि अगर बैलेंस नहीं हुआ तो, अगर बैलेंस नहीं हो गया तो हमारे लिए बड़ा है, हमें फिर काफी मेहनत करना पड़ा, पर चलो कोई नहीं, पहले बैलेंस का तो करें। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि ये मेरे पास कैपेसिटर्स, question is find out the charge in each capacitor, find the charge in each capacitor।
ठीक है, फाइंड आउट द चार्ज इन ईच कैपेसिटर, ये क्वेश्चन। नहीं बट से ये क्या अजीब सा एक फिगर दे दिया, ये फिगर एग्जैक्टली क्या है अब ये तुमको सोचना, मैं उस पर ज्यादा हिंट देना नहीं चाह रहा। चलो गो अहेड, ट्राई करो। तो जो व्हीटस्टोन है नाम, वो तो साइंटिस्ट के हिसाब से, पर ये ब्रिज कैपेसिटर जो है इसके नाम से हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में कई बार चार्ज नहीं भी होता, कई बार होता है। तो जब चार्ज नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। तो अगर जब चार्ज ही नहीं होता तो हटाओ उसको, तो फिर बैलेंस्ड कंडीशन में हट जाए। उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर ये C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, ये नहीं, हेलो, हाँ ये तो अपने से दो विषय हाँ आप कहाँ पे रहते हो? जैसे तो हमारे 85 के सेंटर है, आप आ सकते हैं वहाँ पे? वॉल स्ट्रीट तो और आगे है, ये हाँ एक बार एक जरूर किया जाता है फिर अगर आप आ जा सकते तो आ जाइए। हाँ आ जा सकते हैं, चलिए कल आ जाइए, कल शाम को आ जाइए, वही अराउंड 3 o'clock 4 o'clock 5 o'clock, ठीक है। चलिए अब हमें हमें इस कैपेसिटर का चार्ज निकालना था, तो हम क्या करें ना, ये सर्किट देख के ना कई बार व्हीटस्टोन जैसे लगता नहीं, पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो मैं चाहता हूँ कि सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ड्रॉ करो, सो दैट यू आर कन्विंस्ड कि हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, यानी ये वाला भी यही है विद बैलेंस कंडीशन एंड। तो देखते हैं कैसे ड्रॉ किया जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर क्या करता हूँ, इस कैपेसिटर को रीड्रॉ करता हूँ, ठीक है, रीड्रॉ करता हूँ कैसे, ये ए पॉइंट हो गया, तो ए से सी, इसको सी लिख, तो ए से सी के बीच में एक 2 फैरेड का कैपेसिटर, और ये बी पॉइंट है तो बी पॉइंट को यहां लिख, तो ए से बी के बीच में एक 3 फैरेड का कैपेसिटर, ठीक है। और बी और सी के बीच में 4 फैरेड, तो बी और सी के बीच में 4 फैरेड, फिर सी से डी एक कैपेसिटर है 6 फैरेड, इसको डी पॉइंट बना, और बी से डी भी एक कैपेसिटर है 9 फैरेड, आ गया ना। यानी ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, थोड़ा हिडन तरीके से है, बट ये भी एक व्हीटस्टोन। अब ये कि बैलेंस्ड है या नहीं, तो देखो ये C1 by C2 क्या हो गया 2/6, तो 2/6 मतलब 1/3, और C3 by C4 क्या हुआ, वो भी 3/9, यानी वो भी 1/3। तो देयरफॉर ऊपर वाला रेशियो भी 1/3 है और नीचे वाला रेशियो भी 1/3 है, यानी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ ना। ये तो कंडीशन था ना बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर का रेशियो और नीचे वाले दोनों कैपेसिटर का रेशियो ये बराबर आना चाहिए। तो ऊपर वाले का रेशियो 2/6 is same as 3/9, यानी ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसलिए बीच वाले कैपेसिटर को हटा दो, यानी इसके पास कोई चार्ज नहीं। तो फाइंड आउट द चार्ज इन ईच कैपेसिटर, तो इसका तो 0 हो गया, यानी Q, क्योंकि बैलेंस्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
तो अगर मान लो एक सेल ऐसे है, मैंने क्या सेल उसके 12 वोल्ट, ये काम करते हैं ऊपर वाले कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 2 into 6, ये ऊपर वाले का कैपेसिटर का चार्ज आ गया, तो इसका मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाता हूं, तो ये आ जाता है, और नीचे वाले का भी बना देता हूं, और ये है, और नीचे वाले का भी सेम फॉर्मूला होगा, दो सीरीज में क्या है 3 और 9 है, यानी 3 into 9 3 plus 3 into 9 by 12 यानी equal to 9 by, तो ऊपर वाले का 3/2 और नीचे का 9/2। अब बताओ ऊपर वाला 3/2 और नीचे का 9/4, तो दोनों का ऐड करके सी इक्विवेलेंट आएगा, तो देयरफॉर सी इक्विवेलेंट होता है 3/2 plus 9/4 कॉमन लेंगे 2 से 6 plus 9 15/4 आ, 15/4 अगर इक्विवेलेंट आता है, तो ये दोनों पैरेलल है ना, इसलिए ऐड करके आ गया 15/4। तो अगर इक्विवेलेंट आता है तो इसका चार्ज क्या है, ये जो चार्ज, तो चार्ज क्या होता है सी इंटू वी, यानी सी इक्विवेलेंट इंटू वी, तो चार्ज आ गया, therefore q is equal to c equivalent into v, तो v तो 12 वोल्ट है, तो कैंसिल होके 45 कूलम, यानी आप 45। अब बताओ ये 45 वोल्ट 45 कूलम आ गया। अब देखो ये जो कैपेसिटर्स है दोनों, इसके तो 12 वोल्ट होगा ना कैपेसिटर वोल्टेज, तो इसका चार्ज क्या होगा C इंटू वी, C कितना 3/2 और V कितना 12, ये कितना होगा 3/2 इंटू 12, यानी यहाँ पे तो आ गया 18, ठीक है। तो 18 का मतलब क्या हुआ, ये जो प्लस माइनस है इसमें आ गया 18 कूलम, ये भी प्लस माइनस है इसमें भी आ गया 18। वैसे तो यहाँ पे 45 आया और ऊपर में अगर 18 चला जाए तो बाकी 27 होगा, तो यहाँ पे 27 है, बट मैं इस तरह से कैलकुलेट नहीं करना चाहता, मैं प्रॉपर तरीके से करना चाहता हूँ। कैसे, देखो इसका वोल्टेज क्या है, इसका भी तो वोल्टेज 12 ही है ना भाई, 12 वोल्ट यहाँ पे पूरा आ रहा है, इसका चार्ज क्या होगा सी इंटू वी, सी बोलते 9/4 इंटू 12, तो चार्ज कितना आ गया 9/4 इंटू, मैं इसकी बात कर रहा हूँ चार्ज, तो 9/4 इंटू 12 मतलब 4 से 3, यानी नीचे वाले में जो चार्ज आएगा वो आएगा 27, मैं प्रॉपर तरीके से लिखा, तो इसका भी आएगा और इसका भी, अगर चारों कैपेसिटर का चार्ज, इसके 18 कूलम, इसके 18 कूलम, इसका 27 कूलम, इसका 27 कूलम, और बीच वाले कैपेसिटर का कोई चार्ज नहीं, तो Q 4 फैराड का हो जाएगा जी। यानी देखो अगर मैं इस क्वेश्चन का एक समरी दूं तो क्या होगा, तो पहली बात तो इस फिगर को देख के कई बार पहचान में नहीं आता कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, एंड नॉट ओनली दैट एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन को देख के तुम पहचान नहीं पाओ, पर ठीक है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर करके देखना, आइडिया लग जाएगा। जैसे इस केस में ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है ना, क्यों कि जैसे वो जो ऐसे ऐसे टाइप का डायग्राम था उसको थोड़ा ऐसे ऐसे टाइप का डायग्राम बना दिया, यानी इस डायग्राम से जब इस डायग्राम पे बनाया, यानी इस डायग्राम से जब इस डायग्राम को बनाया, तब उसको देख के लग रहा है कि हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसको देख के कई बार हो सकता है कि ना भी लगे कि व्हीटस्टोन, ये थोड़ा घुमा फिरा के बनाया ना ये वाला, तो कई बार फील नहीं हो पाता, पर इससे तो ये पता चल गया कि हाँ इसका तो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना।
चलो, so that was about Wheatstone bridge. But balanced Wheatstone bridge. But a natural question is that अगर balance नहीं हुआ तो, है ना? तो अगर balance नहीं होगा, in that case हमें काफी मेहनत करना पड़ेगा. तो कोई नहीं, क्वेश्चन कर लेते हैं. वो अलग बात है कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन आज के दिन में आने का चांस थोड़ा कम है. क्यों? देखो सिंगल चॉइस ऑब्जेक्टिव होता है या मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव होता है, और उसमें इतना बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा देखने, अगर बैलेंस नहीं है तो ऐसे बड़ा क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम हो. बट कंप्रिहेंशन पैसेज में आ सकता है. एक वैसे वाला दे दिया अनबैलेंस्ड ब्रिज, और फिर उसके सारा चीजें सॉल्व करो, ये फाइंड करो, वो फाइंड करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आ सकता. तो मैं मना भी नहीं कर सकता कि हाँ नहीं आएगा, बट चांसेस कम. बट हमें तो नॉलेज चाहिए, हमें तो सब कुछ पता होना चाहिए कि अगर मान लो बैलेंस नहीं हुआ तो कैसे सॉल्व करना है. इसलिए अब एक बैलेंस्ड वाला नहीं, एक अनबैलेंस्ड का सॉल्व करना है. अब मैंने ये क्वेश्चन दिया है, तुमको क्या करना है, तुमको सी इक्विवेलेंट भी निकालना है और एक बैटरी भी डाल देता हूं, और मान लो बैटरी है 30 वोल्ट. फोर्टी फोर वोल्ट का, तो 44 वोल्ट का बैटरी है और तुमको सारे कैपेसिटर का चार्ज निकालना. तो ध्यान से देखो, ये बैलेंस्ड नहीं है. क्यों? देखो ना, ये 1:1 है और ये तो 2:1 है. बैलेंस तो नहीं बना. ये बैलेंस तब होता है पर ऊपर का 1:1, नीचे का भी 1:1, तब बैलेंस्ड Wheatstone bridge होता. और ऐसे केस में हम बीच वाला कैपेसिटर हटा देते. तो उससे फायदा क्या होता? ऊपर के दोनों सीरीज, नीचे के दोनों सीरीज, फिर आपस में पैरेलल, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी होता. जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो किया था उसमें, इसलिए थोड़ा सा इजी हो, बट अब इतना इजी भी नहीं है. क्यों? जब बैलेंस्ड नहीं है. बैलेंस्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो ये तो एक नया टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसका जो नॉलेज अभी तुम लोगों को शायद नहीं होगा, इसलिए मैं काम करता हूं, मैं खुद ही इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं. देखो कैसे. तो मैं सपोज मान के चल रहा हूं कि यहाँ से सपोज कैपिटल क्यू चार्ज, यानी बैटरी से कैपिटल क्यू चार्ज, और वो कैपिटल क्यू चार्ज यहां तक पहुंचा और यहां पे आ गया सपोज, यानी ये जो कैपिटल क्यू यहां तक आया, उसमें से स्मॉल क्यू इधर चला गया, तो बाकी तो उधर जाएगा. तो बाकी कितना जाएगा? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू. अभी जो स्मॉल क्यू यहाँ पे आ रहा है, वो स्मॉल क्यू सब यहां तक जाता है, और लेट अस से यहाँ पे चला जाता है क्यू डैश, यानी क्यू में से क्यू डैश ऊपर चला गया. अगर क्यू में से क्यू डैश ऊपर चला जाए तो बाकी यहां पे आएगा, यानी क्यू माइनस क्यू डैश. समझ में आया ना? तो अगर क्यू में से इधर क्यू डैश चला गया तो बाकी यहां पे आएगा क्यू माइनस क्यू डैश. और क्या? ये जो क्यू डैश यहाँ पे गया और एक क्यू माइनस क्यू यहाँ से आ रहा है, क्यू माइनस क्यू यहाँ से आ रहा है, यहाँ से क्यू डैश आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्यू माइनस क्यू डैश. अब देख रहे हो काफी कुछ हमने किया है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बनाना पड़ा. नाउ यू माइट से, एक मिनट रुक जाओ. नाउ यू माइट से, आपको कैसे पता चले क्यू डैश ऊपर की तरफ जाएगा? ना देखो, मुझे भी नहीं पता. और ये अगर याद करके देखो, कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था किरचॉफ लॉ के ऊपर, और उसमें देखा होगा कि बाद में आंसर नेगेटिव आया. तो कोई बात नहीं, अगर गलती से मैं उल्टा ले रहा हूं तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तुमको चिंता करने की कोई बात नहीं. अब मैं एक बार दोबारा शॉर्ट समरी दे रहा हूं. क्या? सपोज बैटरी से क्यू चार्ज यहां तक गया, कैपिटल क्यू, उसमें से स्मॉल क्यू यहाँ पे आ गया, तो बाकी कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इधर जाएगा, तो वो कैपिटल क्यू माइनस यहाँ तक गया और ये स्मॉल क्यू यहाँ तक आया. सपोज यहाँ से क्यू डैश चार्ज गया, तो बाकी क्यू माइनस क्यू डैश इधर जा रहा है, स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डैश इधर जाएगा, ये स्मॉल क्यू डैश है.
अब वो स्मॉल क्यू डैश इधर से इधर आया और इधर से क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू आया, तो ये दोनों मिलके फिर इधर जाएंगे, तो कैपिटल क्यू अच्छा प्लस क्यू डैश, ठीक है ना, कैपिटल क्यू माइनस क्यू आया और क्यू डैश आया और मिलके यहाँ पे गया, तो कितना आएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू प्लस क्यू डैश। ये जाएगा, अब जाके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बने, सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू क्यू डैश वगैरह के टर्म्स में आ गया। बट अभी रुको, ये अभी सॉल्व नहीं हुआ, एक सेकंड। अब देखो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो बना दिया, अब हमें इक्वेशन बनाना है वोल्टेजेस, है ना, इक्वेशन बनाना है वोल्टेजेस, कैसे बनेगा? तो उसके लिए जैसे हम लोग कल कर रहे थे ना, जैसे हम कल कर रहे थे वैसे आज भी करेंगे। क्या? ना एक पॉइंट से स्टार्ट करके लूप इक्वेशन। नाउ यू माइट बी थिंकिंग क्या इक्वेशन लिखे कितने? तो देखो हमने वेरिएबल कितना इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू क्यू डैश, तीन चीजें सॉल्व तो करेंगे ना, तो तीन चीजों को सॉल्व करने के लिए मुझे तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा, ठीक है? तो एक काम करते हैं, एक इक्वेशन यहां से स्टार्ट करके ऐसे करके लिखिए, यानी यहां से स्टार्ट करके यू करके ऐसे, और एक इक्वेशन यहां से स्टार्ट करके यानी ऐसे, यानी एक इक्वेशन यहां से स्टार्ट करके ऐसे और एक इक्वेशन यहां से स्टार्ट करके ऐसे, है ना, और तीसरा इक्वेशन यहां से स्टार्ट करके बाहर बाहर ले यानी ऐसे। नाउ से एक काम करें, तीसरे इक्वेशन यहीं से घूम लेते हैं, ध्यान से ऐसे नहीं कर पाओगे, पता क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन अगर तुमने बना लिया और ये इक्वेशन भी बना लिया, अगर इनको ही जोड़ोगे ना तो देखना वो बड़े वाले इक्वेशन बन जाते। तो ध्यान रखना इक्वेशंस इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए, ठीक है ना, इसलिए एक रास्ता कवर हो रहा है, उसके बगल वाला रास्ता कवर हो रहा है, तो इन दोनों के ऊपर से जो रास्ता जा रहा है वो करके कोई फायदा नहीं मिलता, सेम इक्वेशन बनता, इसलिए इंडिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए, इसलिए मैंने बाहर के रास्ते से तीसरा इक्वेशन बनाने की सजेस्ट। तो तीन इक्वेशन कैसे बनाओगे? यहां से स्टार्ट करो, एक ऐसे, एक यहां से स्टार्ट करो और एक ऐसे। अब इसमें तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम जैसे मर्जी कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे करो, सो दैट मैं भी इक्वेशन उसी तरह से लिखूंगा तो कंपेयर हो पाएगा। अदरवाइज अगर हर कोई अलग अलग जगह से स्टार्ट करेंगे और अगर हर कोई अलग अलग दिशा में चलेंगे तो हर एक का इक्वेशन हो सकता है सही होगा, पर जो मैं लिखूंगा उसके साथ कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो एक अननेसेसरी हेडेक। इससे अच्छा है कि सब लोगों में यूनिफॉर्मिटी रखें, यहां से स्टार्ट करके एक इक्वेशन लिखो और यहां से स्टार्ट करके एक इक्वेशन लिखो और एक इक्वेशन बाहर का लिखो, है ना, एक इक्वेशन बाहर का लिखो। आगे समझ में? तो तीन इक्वेशन पहले लिखो और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले इक्वेशन फटाफट लिखो। चलो एनीवे, तो इक्वेशंस तो मैंने बना दिया, एक बार इक्वेशन चेक कर लो, और मैंने उनको फिर मैनिपुलेट किया थोड़ा सा, तो उससे q डैश इक्वल टू स्मॉल q बाय 8 आ, एक बार भी चेक कर लो, ठीक है, ये q डैश आ स्मॉल q अपॉन 8, और उसको अगर कहीं पुट कर दो तो वैल्यूज भी आ जाएगी, q डैश बाय 8 करके कैपिटल q के टर्म्स में, तो निकाल लें क्या? या चलो ठीक है, बाद में देखें, या अभी कर ही लेता, चलो इसको इस पर पुट कर ले, इसको लिख सकता हूं कैसे, 2q माइनस 4q प्लस 6 into q डैश, और q डैश क्या, q by 8 इक्वल टू 0, यानी 2q, ये हो गया 3/4q, तो -4 प्लस 3/4, तो -16 प्लस 3 यानी -13/4, तो -13/4 स्मॉल q 0, यानी स्मॉल q इक्वल टू 8/13, और q डैश क्या होगा, q by 8, यानी q डैश ये मोटा मोटा सॉल्व हो गया स्मॉल q और कैपिटल q, सॉरी स्मॉल q और q डैश इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, और वही इंपॉर्टेंट क्यों? अब मैं इस वाले इक्वेशन को लिखता हूं, इस वाले इक्वेशन क्या होगा, -q/2
माइनस q माइनस q डैश बाय 1 प्लस 44 इक्वल टू 0, है ना? तो ये आ जाएगा माइनस q बाय 2, तो q बाय 2 मतलब हो गया 4q बाय 30, तो 4q बाय 30 या क्या माइनस q बाय 2 माइनस q डैश, अब q डैश तो q बाय 8 है ना, तो q माइनस q डैश क्या होगा, q माइनस q बाय 8 यानी 7 बाय 8 q, यानी माइनस 7 बाय 8 इनटू स्मॉल q, है ना? q डैश को लिख दिया मैंने q बाय 8, तो q माइनस q बाय 8 इज 7q बाय 8, और q क्या है ना 8q बाय 30 इनटू 8 बाय 13 प्लस 44 इज इक्वल टू 0, यानी क्या आ रहा है देखो कि 8 तो कैंसिल, यानी माइनस ऑफ 11q बाय 30 is equal to minus 40, यानी q is equal to 52, q is equal to 52 कूलम। सर ठीक है, अब एक लास्ट चीज ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है, क्या है ये देखो, अगर तुमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है तो उसका एक तरीका भी पता है, क्या तरीका है कि इट इज इक्वल टू द चार्ज फ्रॉम द बैटरी q अपॉन वोल्टेज, तो चार्ज बाय वोल्टेज, तो देयरफॉर अब जगह नहीं तो इसको मैं मिटाऊंगा, पहले इन इक्वेशंस को ना अच्छे से एक बार देखो, इन इक्वेशंस में अगर कोई डाउट है तो सबसे पहले वो पूछो, देखो इक्वेशन ठीक लग रहा है, मैं हट जाता हूं, एक बार इक्वेशन देखो, चेक वहां से इक्वेशन देखना शुरू करो, वो वाला ये वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन्हीं को मैनिपुलेट करके ट्वाइस वाइस करके लिखा है, ये इक्वेशन देखो, ये दोनों असली है और ये असली, ये अगर समझ में आ रहा है तो बाकी तो मैनिपुलेशन है, इतना तो समझ में आ जाएगा, बाकी खुद भी कर सकते। तो मैंने करते करते कैपिटल क्यू यानी जो मेन चार्ज है वो निकाल लिया 50 पर, ठीक है, एक बार इक्वेशन चेक करो, तो कैपिटल क्यू आ गया ना, अब सुनो कैपिटल क्यू अगर आ गया, therefore now I can write C equivalent is equal to q by, तो q तो 52 है ना, और V मतलब क्या 44 वोल्ट दिया था मैंने, थर्टीन अपॉन 11 फैराड, ये हो गया C इक्विवेलेंट। अब आ जाओ चार्ज, तो चार्ज तो अब निकाल ही लोगे ना, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू क्यू डैश सब कुछ आ सब वैल्यू सॉल्व हो चुकी, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़े आराम से तुम निकाल सकते, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा बट आई थिंक शायद ऐसा कि ये था स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू आया है 8 क्यू बाय 30 और क्यू है 52 448, सॉरी 32, इसमें है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू तो 32 है, तो कैपिटल क्यू माइनस मतलब कितना आ गया फिर 20, 8 बाय 30 इधर 20 आ गया, आ गया, फिर बीच में मैंने दिया था क्यू डैश, याद आ रहा ना, और ये था 1 फैराड और क्यू डैश क्यू बाय 30 यानी 4 कूलम, तो यहाँ पे 20 आए, यहाँ पे 4 आए, ये 24,
और क्या ना, यहाँ पे 32 में से 4 चला गया, 32 में से 4 चला गया तो इधर आ गया 28। ये देखो सारे कैपेसिटर्स के चार्जेस आ गए। और एक चीज ध्यान रखना, और सिर्फ चार्जेस नहीं, अब हम वोल्टेज भी निकाल सकते। कैसे? देखो इसका वोल्टेज क्या होगा, 32 बाई, वोल्टेज क्या होता है, Q बाई C, इसका 32 बाई 2 यानी इसके अक्रॉस 16 वोल्ट है। इसका वोल्टेज होगा Q बाई C यानी 20 वोल्ट है। इसका होगा Q बाई C यानी 4 वोल्ट है। इसका होगा Q बाई C यानी 24 वोल्ट है। इसका होगा Q बाई C यानी 28 वोल्ट है। यानी सिर्फ हमने चार्ज निकाला नहीं है, हम इसके वोल्टेजेस भी निकाल सकते हैं। नॉट ओनली दैट, एनर्जी भी निकल जाएगा। Q आ चुका है, C तो मालूम ही है, तो Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C लगा लगा के हम सबके एनर्जी भी निकाल सकते हैं। यानी अब जाके क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन आ। मैंने फिगर में तो सिर्फ कैपेसिटेंस और चार्ज लिख के रखा है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने अलग से निकाल रखा है 13/11, बट अदर देन दैट हम वोल्टेज, एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर भी निकाल सकते हैं। हमारे पास सारा डेटा आ चुका है। In this case अगर देखोगे तो we can also find out है ना, क्योंकि हमने सब कुछ निकाल रखा है सर्किट का, जो जो चीजें चाहिए, वोल्टेज, एनर्जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एवरीथिंग। ठीक है, तो एक चीज तो रियलाइज किया इज दैट ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। देखो लेकिन एक चीज भी एक तो है कि खैर बड़ा क्वेश्चन तो इसलिए क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन दिया और उसको सॉल्व किया और पूरा डिटेल में चला, तो एग्जाम में इतना कुछ थोड़ी पूछेंगे, एग्जाम में तो कोई एक पर्टिकुलर चीज पूछेंगे। तो दैट्स नंबर 1। और अगर कंप्रिहेंशन में आता है, अगर आया तो ठीक है, तो अगर आता है कंप्रिहेंशन में तो इन दैट केस उसी पैसेज के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस होंगे, तो इन्हीं में से कोई 2-3 क्वेश्चंस होंगे, तो सब कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ उनमें से 2-3 चीजें निकालना है तो हम जो है निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एक तो ये होगा, और बाकी हमने जानबूझ के सारा कुछ निकाला सो दैट कोई चीज इनकम्प्लीट ना फील कि ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। आंसर इज सब कुछ कर लिए, इसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं। आज हमने डिस्कशन मेनली फोकस किए थे व्हीटस्टोन ब्रिज और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और अगर बैलेंस नहीं है इन दैट केस अ जनरल व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है ना, तो मेथड तो पता चल गया, थोड़े बड़े हैं, थोड़े लंबे हैं, बट किरचॉफ्स लॉ वाला जो मेथड है ना वो जनरली लंबा ही होता है, और किरचॉफ्स लॉ हम लोग जल्दी से यूज भी नहीं करना चाहते। जब क्वेश्चन और कोई तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है तब हम किरचॉफ्स लॉ को प्रेफर करते हैं। कुछ पूछ रहे थे तुम? यस सर। सर मैं पूछ रहा था कि हमें क्या सर, जैसे मैंने इक्वेशन बनाना स्टार्ट किया तो मैंने थर्ड इक्वेशन को डिपेंडेंट बना दिया और दिक्कत हो गई, तो कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि इंडिपेंडेंट इक्वेशन कौन सी होगी कौन सी नहीं? नहीं, अगर तुम अलग अलग लूप्स पे ट्रैवल कर रहे हो तो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होंगे, बट मान लो दो एडजेसेंट लूप्स है, मान लो दो एडजेसेंट लूप्स है, उसके दो इक्वेशन बन गए, इंडिपेंडेंट बन गए, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर उन्हीं दोनों को मिला के जो एक बड़ा लूप होता है, अगर उसी का इक्वेशन फिर से बनाओगे तो वो फिर इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। क्यों? तो देखना उन्हीं दोनों इक्वेशन को ऐड करके वो बड़ा वाला इक्वेशन बन जाता है। उसके लिए तुमको इक्वेशन के लिए तुमको लूप का ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। वो जो तुमने पहले इक्वेशन बनाया ना एक एक लूप का, उन्हीं को ऐड करो, देखना वो तीसरे का बन जाता है। तो फिर फायदा क्या होगा? फिर वो इक्वेशन तो नहीं हुआ ना, बनाओ और एक बाहर वाला लूप का। इसलिए हमने ये 3 अपनाया। मैंने वो बड़ा वाला लूप का नहीं निकाला। क्यों? वो बड़ा वाला लूप का इक्वेशन बन जाएगा इक्वल टू वो दोनों छोटे वाले लूप्स के इक्वेशन के एडिशन, तो फायदा क्या होगा, है ना? तो हमने इसलिए इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनाने के लिए इस तरीके से। ठीक है, चलो और कुछ? नो सर। ठीक, तो आज हमने मेनली व्हीटस्टोन ब्रिज पे फोकस किया, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास हम लोग रखेंगे वही ट्यूसडे 7:30, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के एक और वैरायटी भी है वो भी करेंगे,
और साथ में इस चैप्टर में अभी और 2-3 चीजें बचता है, वो भी सॉल्व। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। हैव अ गुड डे, बाय बाय। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटे, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू Thank बेटे, you, sir. ओके बाय बाय। थैंक यू सर। सर Thank you. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर जो आज की रिकॉर्डिंग होगी वो मैं प्लीज अभी एक कर बार दूंगा, अभी कर दूंगा। ठीक, ओके, थैंक यू सर। ओके।